प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकता। इससे पहले बीजेपी के तमाम नेता इस तरह का बयान देते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मांग की है, इसलिए आज चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई और ये ज़रूरी क्यों है, और साथ ही ये भी कि यूसीसी को लेकर के आखिर विरोध क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड खबरों में क्यों है। भारत के कानून मंत्रालय ने विधि आयोग से समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और विभिन्न समुदायों को संचालित करने वाले विभिन्न पर्सनल लॉ की संवेदनशीलता और गहन अध्ययन पर विचार करते हुए सिफारिशें करने का अनुरोध किया था। कानून और न्याय मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि न्यायालय संसद को कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता और इसने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने विवाह, तलाक, भरण पोषण और गुजारा भत्ता, पूर्व पत्नी या पति को कानून द्वारा भुगतान किया जाने वाला धन को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग की है। याचिकाओं में तलाक के कानूनों के संबंध में विसंगतियों को दूर करने और उन्हें सभी नागरिकों के लिए एक समान बनाने तथा बच्चों को गोद लेने एवं संरक्षकता के लिए समान दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। दरअसल भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित तमाम पर्सनल लॉ को एक समान नागरिक कानूनों में बदलने को कहता है। यानी शादी से लेकर गोद लेने, तलाक और विरासत के मामलों में सभी धर्मों में केवल एक ही कानून चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस हैं जो धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक चलती हैं, जैसे कि 3 शादी, बच्चा, गोद लेना, विरासत के अधिकार आदि। यूसीसी से किसको समस्या है? उदाहरण के तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो ये इस्लामी शरिया पर आधारित कानून है। कुछ समय पहले तक 3 तलाक भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कानूनी था, लेकिन अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे गैर कानूनी और कुरान के मूल सिद्धांत शरिया कानून के तहत शादी, तलाक और विरासत के कई फैसले लिए जाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करता रहा है। उनका तर्क रहा है कि यूसीसी उनकी धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन कर सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में समान नागरिक संहिता का लागू होना जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारत एक बहुधर्मी और विविधता वाला देश है, जिसमें एकरूपता, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का संरक्षण होना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस भी इसी को लेकर चल रही है। मुस्लिम धर्म की अपनी परंपराएं हैं और सिख धर्म के अपने अलग रिवाज हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा सिख धर्म में भी आनंद विवाह अधिनियम 1909 का पालन किया जाता है, जो सिख विवाह समारोहों से संबंधित है। बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत कानूनों को बहुत अलग नहीं किया गया है और ये आमतौर पर हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा ही शासित होते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का बौद्ध धर्म में ज्यादा विरोध नहीं है। कुछ ऐसा ही जैन धर्म को लेकर भी है। जैन अक्सर हिंदू व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं, क्योंकि जैन समुदाय के लिए कोई विशेष संहिताबद्ध धार्मिक कानून नहीं है। भारत में छोटे धार्मिक समुदायों के लिए पर्सनल लॉ जैसे पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 द्वारा शासित और यहूदी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा शासित यूसीसी बहस के केंद्र में ये लोग नहीं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास। यूसीसी की उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारत के पर्सनल और धार्मिक कानूनों में एकरूपता की आवश्यकता बताई गई। रिपोर्ट में विशेष रूप से सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एक समान संहिता से बाहर रखा जाए। व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून में वृद्धि के चलते ब्रिटिश सरकार ने 1941 में हिंदू पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति का गठन किया। BN राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया।
जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच उत्तराधिकार या अवांछित उत्तराधिकार से संबंधित पर्सनल कानूनों को संशोधित करके संहिताबद्ध यानी कानून का रूप दे दिया गया। भारत में समान नागरिक संहिता पर चर्चा 1947 में देश की आज़ादी के समय ही शुरू हो गई थी। ये अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता पर पहली विस्तृत चर्चा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान हुई थी। संविधान सभा के सदस्य एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में बहस और विचार विमर्श में लगे हुए थे, जो धार्मिक प्रथाओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेगा। ये मुद्दा 1950 के दशक में फिर से उभरा, जब हिंदू कोड बिल में सुधार के उद्देश्य से कानूनों की एक श्रृंखला पेश की गई। इन विधेयकों में हिंदू समुदाय के भीतर विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव से संबंधित समस्याओं को हल करने की मांग की गई थी। हिंदू कोड बिल की बहस ने समान नागरिक संहिता के सवाल को और तूल दे दिया। कानून में एक रूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। 1985 के शाहबानो मामले में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वविदित है। इसके अलावा 1995 में सरला मुद्गल वाद भी इस संबंध में काफी चर्चित है, जो कि बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच विवाद से जुड़ा हुआ था। समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर 1986 में जमकर गरमाया। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, इसमें शाहबानो बनाम भारत सरकार मामले का जिक्र जरूर आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को राजनीतिक मुद्दा बनाने में इस शाहबानो केस ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। शाहबानो मामला भारत में एक ऐतिहासिक कानूनी मामला है, जिसका समान नागरिक संहिता की बहस में शामिल होना अति आवश्यक है। तो जानना जरूरी है कि शाहबानो मामला आखिर क्या है। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाहबानो ने अप्रैल 1978 में अदालत में याचिका दायर करके अपने तलाकशुदा पति और जाने माने वकील मोहम्मद अहमद खान से गुजारा भत्ता की मांग की थी। बाद में नवंबर में मोहम्मद खान ने शाहबानो को तलाक दे दिया। 1932 में शाहबानो की शादी हुई थी और उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। शाहबानो के पति मोहम्मद खान और उनकी दूसरी पत्नी के साथ लंबे समय तक रहने के बाद शाहबानो के पति ने उन्हें 3 साल पहले एक अलग निवास में जाने के लिए कह दिया था। शाहबानो ने अदालत में जाकर 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 123 के तहत अपने और अपने 5 बच्चों के लिए गुजारा भत्ता का अनुरोध किया। शाहबानो के पति के तर्क का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समर्थन किया, जिसने तर्क दिया कि अदालतें मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा कवर किए गए मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 का उल्लंघन होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक विचार विमर्श के बाद 1985 में अपना निर्णय जारी किया। इस सवाल पर कि क्या सीआरपीसी 1973 जो धर्म की परवाह किए बिना सभी भारतीय नागरिकों को नियंत्रित करता है, इस मामले में लागू किया जा सकता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ ने सीआरपीसी के तहत शाहबानो के गुजारा भत्ता का आदेश देने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से गुजारा भत्ता की राशि भी बढ़ा दी। काफी विरोध के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम कानून पारित करके शाहबानो पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि रखरखाव की अवधि को केवल इद्दत काल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि इद्दत वो समय है जब एक महिला को किसी अन्य पुरुष से शादी करने से पहले अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद इंतजार करना चाहिए। ये आमतौर पर 3 महीने का समय होता है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से सिर्फ इद्दत काल तक ही पत्नी को भरण पोषण दिया जा सकता है, उसके बाद